नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी आनंद से होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे, अच्छे तरीके से अपने माता पिता के साथ रह रहे होंगे। और रहना भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि वर्तमान में बहुत ही खतरनाक कोरोना जैसी महामारी चल रही है। इसमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने घर में महफूज रहना है। तो जी हाँ, मैं एल डी चारण एक बार फिर से आपके सामने, आप सभी बच्चों के सामने मुखासिर हूँ। और आज भी एक बेहतरीन बिंदु लेकर आया हूँ, एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। और जैसे मैंने पिछली क्लास में भी आपको पढ़ाया था लैंग्वेज के बारे में, भाषा। तो वहाँ हमने पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है, भाषा को सीखने के तरीके क्या है, किस प्रकार से भाषा की विशेषताएं होती है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। लेकिन फिर भी मैं उन चीज़ों को दोहराते हुए, आपके लिए दोहराते हुए फिर आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। तो भाषा शब्द जो है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। और जी हाँ, धातु का मतलब क्या होता है? अब आप बताओगे सर धातु का मतलब क्या होता है? धातु संस्कृत मूल भाषा का शब्द है। किसका? मूल भाषा संस्कृत का शब्द है। मूल भाषा संस्कृत का शब्द है। तो अब सीधी सी बात है, जितनी भी हमारी जो भाषा है, हिंदी भाषा है या और भी कुछ भाषाएं हैं जो निकली है, वो मूल भाषा संस्कृत से निकली है। आदिकाल से ही ये संस्कृत जो है ये वेदों की पौराणिक भाषा है। इसी से सब चीज़ें निकली है और इसी से ये धातु बना और उसी धातु से भाषा शब्द का ही निर्माण हुआ है। और इसी धातु को हिंदी में क्रिया भी कहते हैं और इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि भाषा की विशेषता को लेकर, भाषा अपने आप में एक विशेष है और इसकी कुछ विशेषताएं होती है जो मैं आपको पहली क्लास में जिक्र कर चुका हूं। फिर भी आगे बताते हुए मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। भाषा का निर्माण जो है वो पहले से हो चुका होता है। हम जब भाषा को सीखते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं, तो उससे पहले कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि ज्ञान जो भाषा का होता है वो हमारे पूर्वजों के पास होता है या हमारे अध्यापक के पास से होता है। हम उसी को सीखते आ रहे हैं। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज के अंदर रहकर इसको सीखते हैं। भाषा परिवर्तनशील होती है। अब ये शब्द याद रखना आप, परिवर्तनशील। ये भाषा जो है वो परिवर्तनशील है। अब आप बोलोगे कि सर ये परिवर्तनशील कैसे हुई? मैं आगे जाकर इसका जिक्र जरूर करूंगा। ये शब्द आप अपने मन में रखिएगा, ठीक है? फिर इस शब्द का मैं तोड़कर आपको बताऊंगा कि भाषा परिवर्तनशील कैसे हुई, जब हम भाषा को एक विशेष शब्द के साथ पढ़ेंगे और वो शब्द रहेगा आपका हिंदी। क्या रहेगा? हिंदी रहेगा, ठीक है ना? तो हिंदी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो अपने आप से ये शब्द हमारे सामने आएगा, उभर कर सामने आएगा कि भाषा परिवर्तनशील क्यों थी और क्यों है। ठीक है, क्लियर है? तो अब जो आखिरी भाषा का जो बिंदु रहा था और वो था भाषा के प्रकार। गौर कीजिएगा, भाषा के प्रकार। क्लियर है? मैं दो तरफ से पढ़ाऊंगा आपको, दो चीजें बताऊंगा। भाषा के दो प्रकार भी होते हैं और भाषा के तीन प्रकार भी होते हैं। अगर मुख्य रूप से बात करें तो दो होते हैं और वैसे भाषा के अगर कहें तो सभी जो प्रकार है वो तीन होते हैं। इन तीनों के बारे में भी मैं जिक्र करूंगा आपके सामने और इन ये दो जो दिए हुए हैं इन दोनों के बारे में भी मैं पूर्णतः जिक्र करूंगा। आइए, भाषा के प्रकार। पहला है लिखित, दूसरा है मौखिक और जो तीसरे भाषा के प्रकार का मैं जिक्र कर रहा हूं और वो है सांकेतिक। क्या है? सांकेतिक। क्लियर है? तो पहला लिखित, आपके विचार में सीधी सी बात है। अब मन में ये विचार चल रहा होगा, आपके विचार उत्पन्न हो रहे होंगे कि लिखित क्या होता है। लिखित क्या होता है? भाषा का एक प्रकार है लिखित। सर लिखित क्या होता है? मैं बताता हूँ। लिखित का मतलब होता है
जिस भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं, अपने मन के अंदर जो विचार चल रहे होते हैं, अंतरात्मा से जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसको हम लिखकर प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। लिखकर क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, सीधी सी बात है। और दूसरा मौखिक, उसको हम बोलकर प्रकट करते हैं। सीधी सी बात है। दूसरा है बोलकर, और सांकेतिक, संकेतों के द्वारा समझाना किसी को। ठीक है। अब पहला जैसे मैंने बताया लिखित, लिखकर प्रकट करना अपने मन के अंदर। जैसा कि आज आपको स्कूल में, विद्यालय में आपको पढ़ाया गया, और किसी भी गणित सब्जेक्ट को ले लें या फिर इंग्लिश को ले लें, आपको ऐसी बातें जो समझ में नहीं आती हैं, फिर आप दूसरे दिन क्या करते हैं? आप रात को जब घर जाते हैं, आपके विचारों में क्या चलता है? आपके मन में ऐसे विचार चलते हैं कि ये जो बिंदु है मुझे समझ में नहीं आया, ये सर से सुबह जाते ही मैं पूछूंगा। अब आपको पूछने के दो तरीके बचे हैं, तीसरा तरीका आप सांकेतिक नहीं ले सकते। अब आपके पास केवल दो तरीके हैं, या तो आप क्लास के अंदर एक छोटी सी पर्ची बनाओगे और जिस पर ये लिखोगे कि सर, श्रीमान, ये प्रश्न आपके द्वारा कल हल करवाया गया था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, तो वो सर उस भाषा को समझ लेंगे। चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हो, चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो, चाहे फिर आप गुजराती या फिर किसी संस्कृत अन्य भाषा में लिख रहे हो, तो आपने जो भी अपने मन के अंदर विचार थे वो प्रकट किए किसी दूसरे के सामने, वो आपने लिखकर किए, लिखकर की। और लिखकर, अब आपने अपने विचार तो लिख लिए, लेकिन सामने वाला आपका अध्यापक या कोई दूसरा व्यक्ति वो उसको ग्रहण कैसे करेगा? लेगा कैसे? पढ़कर। क्लियर है? कैसे ग्रहण करेगा? पढ़कर। आपने लिखकर सर को दिया और सर पढ़कर उसको ग्रहण करेंगे, समझेंगे। आपके विचारों का क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो विचार थे वो एक रूप से, भाषा के प्रकार में से एक रूप में से लिखकर प्रकट हो गए। आपने लिखकर सर को दिया, सर ने पढ़कर आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। सीधी सी बात है। दूसरी बात, जब आप सुबह आते हैं क्लास के अंदर, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप क्लास के अंदर खड़े हो जाते हैं, खड़े होते हैं और खड़े होकर आप सर से पूछते हैं, सर, एक कल जो आपने करवाया प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया है, कृपया करके दोबारा इस प्रश्न को हल करें। तो सर उसको कैसे करेगा? आपने क्या किया? मौखिक रूप से बोलकर। आपने सर के सामने अपने विचार कैसे रखें? बोलकर रखें। अब सर उसे ग्रहण कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, अपने श्रवण के द्वारा, यानी कान के द्वारा सुनकर। सर ने सुना, आपने बोला। तो ये है दूसरा भाषा का प्रकार। भाषा के जो प्रकार दो हैं मुख्य रूप से, उनमें से दो है। पहला लिखित, लिखकर प्रकट करना, आप लिखोगे, सर उसको पढ़कर ही समझ लेंगे। आपके विचारों का क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया। दूसरा मौखिक, जो आप बोलोगे, सर उसको सुनेंगे। ये भी एक भाषा का प्रकार था, जो आपके मन के अंदर कई समय से जो विचार उत्पन्न हो रहे थे, आप ऐसे सोच रहे थे कि कब सर के सामने जाऊं और मेरे विचार प्रकट करूं, तो सर ने उन विचारों को सुनकर आपके समस्या का समाधान कर दिया। क्लियर है? तीसरा है सांकेतिक, सबसे कठिन। जैसे मैंने एक आपको छठा बिंदु लिखाया था, किसमें? पहले बिंदु में से छठा बिंदु लिखाया था। उसमें मैंने ये लिखाया था कि भाषा की जो विशेषता थी, उसमें मैंने लिखाया था भाषा कठिन से सरल की ओर होती है, सरल की ओर होती है। क्लियर है? अब क्यों होती है, इस बात को समझिएगा कि लिखित भाषा भी सरल है, लिखित भी कठिन है, मौखिक भी सरल है, मौखिक भी कठिन है, सांकेतिक भी कठिन है और सांकेतिक भी सरल है। क्यों? अब सब चीजों को समझिए। पहले ये तीसरा बिंदु समझिए, सांकेतिक। संकेत देना, क्या देना? संकेत देना। जैसे एक गूंगा व्यक्ति होता है, वो घर में किसी भी चीज को मांगता है तो वही घर वाले जितने भी सदस्य होते हैं उसकी हर बात को, उनके संकेतों को वो समझ जाते हैं।
जैसे आपने मुझे बोला सर मैंने आपको जवाब बोलकर नहीं दिया, मैंने बोल दिया ऐसे बोल दिया, तो ये निश्चित रूप से मैंने संकेत दिया है, उत्तर में संकेत दिया है, हाँ मैं ऐसे कुछ संकेत होते हैं जिसको आप पूर्णतः समझ जाते हैं, इसलिए ये सांकेतिक भी सरल हो जाती है। घर में व्यक्ति बोल नहीं सकता, गूंगा होता है, उसको भोजन के समय भोजन चाहिए तो वो बोलेगा कुछ संकेतों से, अपनी माता को, अपने भाई को, बहन को समझाएगा ताकि वो तुरंत उन्हें भोजन दे देते हैं। इसलिए सांकेतिक भाषा भी सरल होती है। लेकिन एक व्यक्ति आप हैं, सीधे आए और मुझे आपने किसी प्रकार का संकेत दे दिया, ऐसे कर दिया, मैं कैसे समझूंगा? मुझे क्या पता कि आपने कौन सा संकेत दिया है, क्योंकि संकेतिक ऐसी ध्वनि होती है जिसमें पूर्ण स्पष्ट सुनाई नहीं देता है, क्योंकि उस भाषा को हम समझ ही नहीं सकते, तो मैं बिल्कुल नहीं समझूंगा भाई साहब मुझे नहीं पता। इसलिए सांकेतिक कठिन भी है और सांकेतिक सरल भी है। सीधा सा एक उदाहरण देता हूं। आप बच्चे बड़े नटखट होते हैं, आपके पड़ोस के बच्चे के घर आपको खेलने जाना है शाम के वक्त, लेकिन आपके पड़ोस के बच्चे के पिताजी जो हैं वो बड़े ही बदमाश हैं, डेंजर है, मारते हैं, पीटते हैं। तो आप उस बच्चे से कहोगे भैया मोहित आज शाम को खेलने चलना है, बताओ कोई उपाय क्या है? तो आप उन्हें बोलोगे कि भैया मोहित मैं आपके घर के बाहर दरवाजे पर आकर एक ताली बजाऊंगा और एक ताली की आवाज सुनकर आप तुरंत बाहर बैट लेके आ जाना, हम खेलने के लिए चलेंगे। सीधी सी बात है। तो आपने एक ताली के जरिए उसको क्या दिया? संकेत दिया, और वो बच्चा तुरंत बाहर आया और आप खेल के आए, क्योंकि वो आपके संकेत को पूर्ण रूप से समझता था। सीधी सी बात है। यही सरलता भी है और यही कठिन है। अगर आपने उस बच्चे मोहित के पिताजी को 2 तालियों से संकेत दिया होता तो वो नहीं समझ पाते, इसलिए ये कठिन भी है। आई बात समझ में? अब ये सांकेतिक तो कठिन हो गई। अब सांकेतिक भाषा के भी कई बड़े उदाहरण हैं, जैसे सड़क पे लगे हुए कुछ निशान होते हैं, संकेत देते हैं कि हमें कहीं से भी 860 से बज्जू जाना है, या 860 से 37 की ओर जाना है, या फिर मानकासर की ओर ऊपर जाना है। संकेत लगे होते हैं बोर्ड पे। आप उन संकेतों को समझकर आप उस रास्ते गाड़ी ले लेते हैं, रास्ते पे पंथ पे चलते हैं। लेकिन कुछ लिखित में होते हैं, 860 यहाँ से 15 किलोमीटर है, तो ये लिखित भाषा में आता है। लेकिन जो संकेत दिए होते हैं वो सांकेतिक भाषा में ही आएंगे। गाड़ी आगे चल रही है, पीछे वाली गाड़ी पीछे चल रही है, और गाड़ी हॉर्न देती है साइड मांगने के लिए कि मुझे आगे जाना है, तो वो जब तक आपके जहन में उस चीज को आप पूर्ण रूप से समझ नहीं लेते, ऐसी आवाज। अब आप बोलोगे कि सर ये तो मौखिक हो गया, गाड़ी ने आवाज दे दी, उसने बोल दिया अपने मुंह से, वो हॉर्न बजा रही है, ये मौखिक है। लेकिन नहीं, ऐसी चीजें जो हमें पूर्ण रूप से समझ में नहीं आती तब तक वो मौखिक और लिखित नहीं होती, वो सांकेतिक ही होती है। जैसे पंछियों की आवाज क्या हमें समझ में आती है? नहीं आती है, तो वो सांकेतिक में ही गिनी जाएगी। इसी प्रकार सांकेतिक भाषा जो है संकेतों के द्वारा समझाई जाती है। अब लिखित की मैंने बात करी थी। आप बोलोगे कि सर लिखित कठिन कैसे हैं और सरल कैसे हैं? भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर ही अग्रसर होती है। सर्वप्रथम जब हम जन्मते हैं तो हमारे पिताजी वगैरह कुछ बोलते हैं, हम उसको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते, लेकिन केवल क्या कर पाते हैं? सुन पाते हैं। आई बात समझ में? और जब हम विद्यालय में जाते हैं तो सर्वप्रथम हमें लिखना पड़ता है। क्या हम पहले ही दिन अपना नाम लिख लेते हैं? क्या पहले ही दिन से हम किताब पढ़ लेते हैं? नहीं पढ़ लेते। इसलिए भाषा पहले दिन से हमें क पढ़ना पड़ता है, अ पढ़ना पड़ता है, काफ़ी समय के बाद में हम इसको सीखते हैं। और जब हम सीख जाते हैं तो हमारे लिए लिखित भाषा भी क्या बन जाती है? सरल बन जाती है। आज हिंदी में मुझे आप कहिए कि लिखिए अध्यापक, मैं तुरंत लिख दूंगा। लेकिन आप मुझे कहिए कि सर गुजराती भाषा में आप अध्यापक लिखिएगा, मुझे नहीं आएगा। इसलिए भाषा कठिन भी है, लिखित भाषा भी कठिन है। रही बात मौखिक की। अब आप बोलोगे सर मौखिक कैसे हैं? मौखिक तो हर कोई सुन के समझ लेता है, गूंगा बहरा भी सुन लेता है, समझ लेता है। लेकिन जब मैं आपको बोलूंगा कि हालात छू आरिया खराब, पत्थर छू चालू जाम छे, ऐसे शब्द मैंने कश्मीरी भाषा में बोले, आप नहीं समझ पाए। इसलिए मौखिक भाषा भी क्या है? कठिन है। क्लियरली ऐसी भाषाएं जो हमें अनेक भाषाएं हैं और जब समझ में नहीं आती तो वो कठिन भाषा के रूप में होती है। तो इसीलिए लिखित कठिन भी है और सरल भी है। मौखिक
कठिन भी है और सरल भी है। मौखिक सरल क्यों है? क्योंकि जब हिंदी भाषा या मातृभाषा जब घर में माता पिता बोलते हैं वो हमें तुरंत समझ में आ जाती है, हिंदी भी हमें समझ में आ जाती है। लेकिन जैसे मैंने कश्मीरी गुजराती बोली और कुछ उर्दू के शब्द बोले, फारसी के बोले, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश समझ में आएगा और हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको हिंदी समझ में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये थे भाषा के प्रकार। तो आज तक सभी क्लासों के माध्यम से हमने भाषा का जो शारीरिक ज्ञान था वो पढ़ा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा की विशेषता क्या होती है, भाषा का क्रम क्या है, भाषा के प्रकार कितने और कौन कौन से हैं, और उनको परिभाषित भी हमने कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो भाषा, जिससे मैंने आपको पूर्व में बताया था कि मैंने जो दर्जा मिला है जिस भाषाओं को, वो 22 मैंने लिखा था। हिंदुस्तान में 22 ऐसी भाषाएं हैं जिसको मान्यता प्राप्त है, जिसको दर्जा दिया हुआ है, और सभी भारत में तकरीबन 121 भाषाएं बोली जाती है। तो 22 भाषाएं भारत में ऐसी हैं जिसको पूरा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया जो है वो 90% प्रयोग में लेता है। 90% जो है वो उसको क्या करता है, बोलता है। और बाकी जो 121 भाषाएं हैं वो केवल और केवल 40% ही बोलता है। भारत 121 भाषाओं को 40% बोलता है और 22 भाषाओं को भारत 90% प्रयोग में लेता है, और जिसमें एक भाषा है हमारी, वो है हिंदी। क्लियर? हिंदी बड़ा ही शानदार नाम भी है हिंदी का, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा यही आपके सामने रहेगा कि हिंदी क्या है। हिंदी क्या है? अगर आप में से किसी को पता है तो आप बताएं हिंदी क्या है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा हिंदी क्या है, आप बताओगे। ज़्यादातर बच्चे बताते हैं, मैंने कहीं और भी पढ़ाया है, बच्चे बताते हैं सर हिंदी एक विषय है, हमारी क्लास में सर इसकी किताब लगती है, पुस्तक लगती है। हमारे छठी, चौथी, 5वीं क्लास में एक विषय के रूप में हिंदी की एक बुक है जिसमें हमारे सर हमें पढ़ाते हैं। बात आपकी सही है, पते की बात है, मान ली, लेकिन ये एकमात्र विषय नहीं है, ये एक भाषा है। जिस 22 भाषाओं का मैंने जिक्र किया था उसमें प्रथम स्थान पर जो है वो हमारी हिंदी भाषा है। आई बात समझ में? हिंदुस्तान की हिंदी भाषा उन 22 भाषाओं में से नंबर 1 पर है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। बाकी बची 21 भाषाओं से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें केवल हिंदी ही पढ़नी है। क्लियर है? उस 22 भाषाओं में अगर मैं बात करूं तो गुजराती भी उसमें आती है, आसमिया भी उसमें आती है, तमिल भी उसमें आती है, पंजाबी भी उसमें आती है, कश्मीरी भी उनमें आती है, और अदरवाइज जो 21 भाषाएं बचती हैं उस सब में से अपनी अपनी अलग लिपि होती है और अपनी अपनी अलग व्याकरण भी उसमें होती है, और उसके सभी के मानक रूप जो हैं वो अलग अलग ही होते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel Kids E Techno. Press the bell icon for notification. Thank you.